नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। शीर्ष अदालत ने कहा, अगले 2 दिनों में सुधारो हालात, जरूरी हो तो लगा लो लॉकडाउन। यूपी की राजधानी लखनऊ जीका वायरस का तीसरा मरीज मिलने से हड़कंप। संक्रमित मरीज को 15 दिन के लिए घर में आइसोलेट किया गया। परिवार के 4 लोगों समेत 52 लोगों के सैंपल लिए गए। यूपी में रैलियों का सुपर सैटरडे। अखिलेश के गढ़ में होंगे अमित शाह तो योगी के गढ़ में अखिलेश यादव की रैली। आर्यन खान से एनसीबी की एसआईटी ने कल रात 11:30 बजे तक पूछताछ की। इसके अलावा वसूली के आरोपी की जांच कर रही एसआईटी ने अभी तक 15 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,850 नए केस सामने आए, वहीं 555 लोगों की मौत हो गई। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,36,308 है। एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। इस बीच शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर 2 दिन का लॉकडाउन लगा दे, ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार सुबह 10:30 बजे तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को प्रदूषण कम करने के कदमों पर आपात बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है। सीजीआई ने केंद्र से कहा कि आपकी ऐसी धारणा है कि पूरे प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार है। आपने आखिर पटाखों और वाहनों के प्रदूषण पर गौर क्यों नहीं किया? लखनऊ में जीका वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि के बाद शुक्रवार को एक और मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। लालकुआं थाना क्षेत्र में जांच के दौरान एक महिला को इस वायरस की चपेट में पाया गया है। इसके बाद रेडमली जांच करते हुए 106 लोगों का सैंपल लिया गया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी के लालकुआं निवासी एक 38 वर्षीय महिला में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि महिला मरीज को डॉक्टरों ने एसिम्प्टोमेटिक बताया है। इससे पहले राजधानी में 2 मरीज अलग अलग इलाकों के रहने वाले पाए गए थे। एक मरीज हुसैनगंज के फूलबाग इलाके का था, जबकि दूसरा मरीज कृष्णा नगर क्षेत्र का है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,850 नए केस सामने आए हैं, वहीं 555 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,36,308 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर आज 3,44,26,036 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,36,308 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,63,245 हो गई है। कोरोना वायरस का संक्रमण केरल में कहर बरपा रहा है। इस बीच केरल में कोरोना संकट के बाद अब नया खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें, केरल में नोरो वायरस संक्रमण का पहला केस सामने आने के एक दिन बाद शुक्रवार को कुल मामले 14 हो गए हैं। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे ने 13 और मामलों की पुष्टि की है। उधर केरल में नोरो वायरस की स्थिति पर नजर रखने और राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए विशेषज्ञों का 6 सदस्यीय केंद्रीय दल दक्षिणी राज्य के लिए रवाना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हर दल ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। आज यूपी में रैलियों का सुपर सैटरडे है। आपको बता दें, आज एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में रहेंगे, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के वाराणसी, आजमगढ़ और बस्ती जिले में रहेंगे। शुक्रवार शाम को वाराणसी पहुंचे शाह वाराणसी के टीएफसी में बीजेपी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। अमित शाह यहां सभी विधानसभा के प्रभारियों के साथ क्षेत्रीय और जिले के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। वाराणसी में रुके अमित शाह सुबह अमेठी कोठी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद करने के बाद सुबह 11 बजे बड़ा लालपुर स्थित टीएफसी में राजभाषा विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा भी लेंगे।
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से एनसीबी की एसआईटी ने कल रात 12:30 बजे तक पूछताछ की है। इसके अलावा वसूली के आरोपियों की जांच कर रही एसआईटी ने अभी तक 15 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि हम दल की जांच गति और दिशा से संतुष्ट है। ज्ञानेश्वर सिंह सतर्कता जांच की अगुवाई कर रहे हैं। अदालत ने पिछले महीने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए उनसे हर शुक्रवार को एनसीबी के समक्ष पेश होने को कहा था। एसआईटी इस मामले समेत कम से कम 6 मामलों की जांच कर रही है। एनसीबी ने मुंबई के समुद्र तट के पास एक क्रूज पोत पर 2 अक्टूबर को छापा मारा था और उसने वहां से ड्रग्स जब्त किए जाने का दावा भी किया था। छापेमारी के दौरान आर्यन और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा में टीकाकरण के दूसरे चरण को 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए 2 माह का समय तय किया गया है। साथ ही 31 दिसंबर तक प्रदेश में सभी को वैक्सीन की पहली डोज हर हाल में लगाने का टारगेट तय किया गया है। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए मेलों और जहां पर 500 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं वहां पर टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां उपायुक्तों से सीधा संवाद कर प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान समेत अन्य मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वीसी के माध्यम से शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर दस्तक अभियान के तहत सभी नागरिकों के टीकाकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण अभियान की स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारी इस और विशेष ध्यान देते हुए ऐसी कोई लापरवाही ना करे। अब तक हरियाणा में 2,65,00,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। हरियाणा के सोनीपत में रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के आरोपी कोच पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पवन को दिल्ली के द्वारका इलाके से हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पवन के साथ दूसरे आरोपी सचिन को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पवन के पास से लाइसेंस पिस्टल भी बरामद हुई है। पवन हत्या को अंजाम देने के बाद सचिन की बाइक से फरार हुआ था। उधर पुलिस को पवन की पत्नी और साले की रिमांड मिल गई। अब दोनों से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि हरियाणा की सोनीपत के हलालपुर में कुश्ती अकेडमी में महिला पहलवान निशा और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, इस मामले में पहलवान की मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई। हत्या का आरोप कोच पवन और उसके साथियों पर लगा है। खेती और पशुपालन में अग्रणी रहने वाले प्रदेशों में शामिल हरियाणा अब मछली पालन पर भी जोर दिया जाएगा ताकि किसानों की आमदनी में वृद्धि की जा सके। सरकार ने वर्ष 2024-25 तक 4,000 हेक्टेयर भूमि में झींगा मछली पालन करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2014 में केवल 28 हेक्टेयर भूमि तक ये काम सिमटा हुआ था। अब 493 हेक्टेयर में मछली पालन किया जा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात के दौरान इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।